नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मुंबई पहुंचे पीएम मोदी के ऐलान से विपक्ष क्यों हुआ परेशान, क्यों शरद पवार ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू, बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव की पार्टी में क्यों मची है बगावत, कैसे एकनाथ शिंदे के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे और क्या सरपंच हत्या मामले में फंसे धनंजय मुंडे करेंगे विद्रोह। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महायुति विधायकों से जंगी जहाज आईएनएस आंग्रे पर पीएम मोदी की अहम बैठक, चुनावी नतीजों के बाद पहली बार की मुलाकात। सुर्खियों में आए शरद पवार, पीएम मोदी को कहा थैंक यू, दिल्ली के मराठी लिटरेसी इवेंट का भेजा इनवाइट। शिवसेना यूबीटी में बीएमसी चुनावों से पहले तेज हुई बगावत, उद्धव के नेता बोले कांग्रेस की जैसी हो गई है पार्टी की हालत। उद्धव ठाकरे से सब छीन लेंगे एकनाथ शिंदे, अब बाला साहब स्मारक पर तेज हुआ घमासान। सरपंच हत्याकांड पर अजीत पवार ने लिया बड़ा एक्शन, क्या आप बगावत करेंगे धनंजय मुंडे। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मुंबई दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान सत्ता पर काबिज महायुति के विधायकों से मुलाकात की और उन्होंने सुशासन का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित करने के बाद नौसेना डॉकयार्ड में ही महायुति के विधायकों से मुलाकात की, जिसमें तीनों घटक दल जिनमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के विधायक शामिल हुए। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने जंगी जहाज आईएनएस आंग्रे में विधायकों से मुलाकात की थी और इससे पहले पीएम मोदी के दौरे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आ रहे हैं, वो महायुति विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। राज्य की जनता ने हमें भारी बहुमत दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने लगातार हमारी सरकार का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन परियोजना के तहत बने देश के सबसे बड़े श्री श्री राधा मोहन मंदिर का भी उद्घाटन किया। करीब 9 एकड़ में फैले मंदिर का निर्माण 15 साल पहले शुरू हुआ था। मंदिर परिसर में एक वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय और सभागार के अलावा उपचार केंद्र भी बनाया गया है। तो कई मायनों में मुंबई दौरा पीएम मोदी का काफी खास रहा और इसके साथ ही उन्होंने महायुति के विधायकों को भी शाबाशी दी और आगे के लिए भी उनका मार्गदर्शन किया। खबरों में अब बात शरद पवार की। एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार की कथनी और करनी को समझना टेढ़ी खीर है। अब उन्होंने पीएम मोदी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे महाराष्ट्र में नई बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार के मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद पवार ने पीएम को ये न्योता भेजा है। इस कदम से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चा हो रही है। पवार ने मोदी को पत्र में लिखा है, हाल ही में आपके कार्यकाल के दौरान मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस संदर्भ में इस साल इस महत्वपूर्ण मराठी भाषा और संस्कृति के सम्मेलन का उद्घाटन आपके हाथों से होना उपयुक्त रहेगा। इस बीच पीएम को लेकर बेहद नरम रुख रखने वाले शरद पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर काफी गर्म रुख अख्तियार कर चुके हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह ने शरद पवार पर धोखेबाजी और विश्वासघात करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पवार ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले गृह मंत्री हैं जिन्हें अपने ही राज्य से बाहर कर दिया गया था। शरद पवार ने ये बातें बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अब सवाल यह है कि शरद पवार एक ही वक्त में नरम और गरम कैसे हो सकते हैं। पीएम मोदी के लिए नरम रुख अपना रहे हैं, जबकि अमित शाह के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं। वो पिछले दिनों महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर शरद पवार किसके साथ है। वैसे शरद पवार की राजनीति की यही उपलब्धि भी है। पार्टी से इतर उनके सभी दलों के नेताओं के साथ काफी गहरे संबंध रहे हैं। पीएम मोदी के साथ भी उनके निजी संबंध काफी अच्छे हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए शरद पवार ने मोदी को अपने साथ वो इजराइल लेकर गए थे और उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची बगावत की। शिवसेना यूबीटी के एक सीनियर नेता ने बड़ा बयान दिया है, जिससे पार्टी के अंदर बवाल मचा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस के जैसी हो गई है। सीनियर विधायक और विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के नेता भास्कर जाधव ने 2 दिन पहले
रत्नागिरी जिले के चिपलून और आसपास के इलाकों में पदाधिकारियों की बैठक में अपनी पार्टी के कामकाज पर नाराजगी जताई थी। भास्कर जाधव ने कहा, यह कहना निराशाजनक है, लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह बन गई है। हम काम ना करने वाले पदाधिकारियों और नेताओं को बदलने की हिम्मत नहीं करते। वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के सुझावों को सुनने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनकी टिप्पणियां पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए शर्मिंदगी वाली हैं। ठाकरे के करीबी सहयोगी पूर्व सांसद विनायक राउत और पार्टी नेता संजय कदम की मौजूदगी से बेपरवाह जाधव ने यह भी कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को एक विशिष्ट कार्यकाल यहां पर उनका होना चाहिए, यानी उनकी नियुक्ति के बाद उनके उस पद पर बने रहने का समय भी तय होना चाहिए। जाधव ने आगे कहा, ये केवल तभी है जब हम अपने गलत कदमों पर विचार करें, तभी हम सही कर सकते हैं। इससे संगठन मजबूत होगा और आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा आज हमें हिंदुत्व सिखा रही है, लेकिन ये केवल बाला साहब ठाकरे थे जो शक्तिशाली कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन के लिए कड़ी मेहनत करने को उत्सुक है, लेकिन दुर्भाग्य से नेता पैसा देने वाले का पक्ष लेते हैं। पार्टी कार्यकर्ता तभी मेहनत करेगा जब नेता ईमानदार होंगे। शिवसेना यूबीटी एक आग है और कभी कभी हमें अंगारों के बिस्तर पर भी चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अपने पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जाधव ने मांग की है कि जो लोग बिना प्रदर्शन के 1 दशक से अपने पदों पर काबिज हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए। हमें सिर्फ 150 मतदाताओं वाले गांव में 3 शाखा प्रमुखों की जरूरत क्यों है? हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। साथ ही किसी पदाधिकारी का कार्यकाल 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता जाधव के बयान पर खुश नहीं है। आपको बता दें, सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी उनके साथ जाधव की चिंताओं पर चर्चा करेगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण वक्त में सीनियर नेताओं को देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। संजय राउत ने कहा, हम इस पर भास्कर जाधव से चर्चा करेंगे, लेकिन सीनियर नेताओं के रूप में हमें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। संजय राउत जाधव के सार्वजनिक रूप से पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर दिए गए विचारों से सहमत नहीं है। यानी संजय राउत को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है भास्कर जाधव के बयान पर, क्योंकि भास्कर जाधव चाहते हैं कि संजय राउत को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए और अब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर जो बगावत अभी तक दबी हुई थी वो खुलकर सामने आने लगी है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि सांसद और विधायक भी उद्धव ठाकरे की रणनीति और उनकी जो कार्यप्रणाली है उससे खुश नहीं है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक बाला साहब ठाकरे स्मारक का पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण का काम 23 जनवरी 2026 यानी बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी से पहले पूरा कर लिया जाएगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र में इस स्मारक को लेकर माहौल यानी कि सियासी माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह संदेश दिया है कि उद्धव ठाकरे से बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पूरी तरह छिन गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा किया है। अब शिंदे की सेना की नजर बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक पर है। यहां से भी उद्धव ठाकरे के परिवार का नाम हटाने के लिए शिंदे गुट पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल अब शिंदे गुट के नेताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने के लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शिंदे गुट के सीनियर नेता रामदास कदम ने बताया कि शिंदे गुट अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखने वाले हैं। इसलिए शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच फिर मुकाबला होने की संभावना है। और इस बीच नवंबर 2022 में सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने मांग की थी कि राज्य सरकार स्मारक को अपने कब्जे में ले। तब भी बहुत बड़ी बहस हुई थी और इस बार क्या होगा ये तो आने वाला समय बतानेगा। खबरों के आखिर में बात अजीत पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति में बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला काफी आगे बढ़ चुका है और इस हत्याकांड में एनसीपी अजीत गुट के बड़े नेता और मंत्री धनंजय मुंडे के एक करीबी वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंगलवार को कराड़ पर मकोका लगा दिया और इस कारण यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। विपक्षी दल यहां तक कि बीजेपी के नेता इस मामले में धनंजय मुंडे पर निशाना साध रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। कराड़ धनंजय मुंडे के बेहद करीबी है और इसी वजह से बवाल की परवाह किए बिना धनंजय मुंडे ने बुधवार को जेल में बंद कराड़ से मुलाकात की। इससे राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। उन्होंने कराड़ से मुलाकात से ये संकेत देने की कोशिश की कि वो किसी के दबाव की परवाह नहीं करते हैं। इस बीच अजीत पवार ने भी बड़ा एक्शन लिया है जो धनंजय मुंडे के लिए बड़ा झटका है।
बीड जिले में एनसीपी अजीत पवार समूह की पूरी कार्यप्रणाली को भंग कर दिया गया है। अजीत पवार पिछले कई दिनों से बीड मामले पर वेट एंड वॉच की भूमिका में थे। अब पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने सीधे तौर पर धनंजय मुंडे के खिलाफ एक्शन लिया है। बीड के अजीत पवार ग्रुप के जिला अध्यक्ष राजेश्वर चौहान ने जानकारी दी कि जिले में पार्टी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील तटकरे के आदेश के बाद मंगलवार रात से ही सभी कार्यकारिणियों को बर्खास्त कर दिया गया और आगे से जिले के अधिकारियों का चयन करते हुए चरित्र सत्यापन किया जाएगा। अजीत पवार गुट की तरफ से फैसला लिया गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों को पार्टी में नहीं आने दिया जाएगा। दरअसल अब तक बीड जिले की सभी कार्यकारी समितियों की नियुक्ति धनंजय मुंडे की सलाह पर की जाती थी। अब अजीत पवार ने इस कार्यकारी समिति को बर्खास्त करने का फैसला किया है, जो धनंजय मुंडे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि धनंजय मुंडे जो है वो पार्टी से भी विद्रोह कर सकते हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।